So students, today we are going to study about the kinematics, and this topic is from class 9 and we are going to start from the chapter number 2. Kinematics is the branch, as we know there are many branches of science. जैसे साइंस की हमारे पास बहुत सी ब्रांचेस हैं, लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स. ऐसे ही हर सब्जेक्ट की आगे बहुत सी ब्रांचेस हैं. अगर हम फिज़िक्स की बात करते हैं तो फिज़िक्स में हमारे पास बहुत सी ब्रांचेस आ जाती हैं, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आ जाते हैं हमारे पास, मैकेनिक्स आ जाती है. इसी तरह जैसे वन ब्रांच है फिज़िक्स की मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम जिस्म की हरकत और इस हरकत को तब्दील करने वाली फ़ोर्स के बारे में पढ़ते हैं कि अगर कोई बॉडी हरकत कर रही है तो उसकी हरकत करने की रीज़न क्या है, और अगर वो हरकत करते हुए उसकी हरकत तब्दील हो रही है, हरकत ज़्यादा हो रही है या हरकत कम हो रही है या हरकत करना बॉडी ख़त्म कर देती है, तो उसकी क्या रीज़न है. इन दोनों को हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स के. यहाँ पर आपको जो चीज़ें याद रखनी है, रिमेंबर करना है आपको, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको आप अंडरलाइन करेंगे कि इज्साम की हमने हरकत देखनी है और उस हरकत को तब्दील करने वाली फ़ोर्स. अगर आप ये 2 पॉइंट्स याद रखेंगे तो आपके लिए पेपर में इसको याद रखना इजी होगा. नेक्स्ट, मैकेनिक्स की हमारे पास अगेन 2 ब्रांचेस आ जाती हैं, जिसमें से वन हमारे पास है काइनेमेटिक्स एंड द अदर वन इज़ डायनेमिक्स. इस चैप्टर में हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो काइनेमेटिक्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है. काइनेमेटिक्स फ़ोर्स के हवाले के बगैर इज्साम की हरकत का मुतालिया है. ये देखिए बेटे, मैकेनिक्स में हमने पहले किया कि हरकत भी देखनी है और उस हरकत पे जो फ़ोर्स लग रही है या जिस फ़ोर्स की वजह से वो बॉडी हरकत करी उसके बारे में स्टडी करना है. यहाँ से ही आपको 2 ब्रांचेस का आइडिया हो रहा है. अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट है इसका, जिस्म की हरकत, हम उसको स्टडी करेंगे नेक्स्ट. काइनेमेटिक्स में हमने क्या करना है, इसको नहीं स्टडी करना, फ़ोर्स को स्टडी नहीं करना. फ़ोर्स के हवाले के बगैर जिस्म की हरकत का मुतालिया कि कोई बॉडी हरकत कर रही है तो उस बॉडी की हरकत किस तरह की है. हरकत की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं जो नेक्स्ट हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. तो इसमें हमने क्या करना है कि जस्ट उसकी हरकत देखनी है, हरकत किस तरह से कर रही है, क्यों कर रही है, किस फोर्स की वजह से कर रही है, उसको हम स्टडी नहीं करेंगे. नेक्स्ट लिखा भी हो, जबकि जो डायनेमिक्स है वो इसके दूसरे पॉइंट को हाईलाइट कर रही है, यानी कि फोर्सेस और जिस्म की हरकत पर फोर्सेस के असरात का मुतालिया, कि फ़ोर्स किस तरह किसी बॉडी को हरकत करने पर मजबूर कर रही है और फोर्स लगने की वजह से उस बॉडी पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, क्या वो बॉडी हरकत करने को तेज़ कर रही है या बॉडी उस हरकत को रोक रही है, किस तरह से उस पर वो असरअंदाज हो रही है, इसको हम स्टडी करेंगे डायनेमिक्स में. अच्छा जी, जैसे इसके नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है बेटे मिसाल की, और मिसाल में इसमें क्या है, सड़कों पर दौड़ती हुई कारें, बसें, मोटरसाइकिल में हवा में प्रवास करते हवाई जहाज़, जहरों बहता हुआ पानी और ज़मीन से, ये सारा कुछ, यानी कि ये सारा कुछ हमें उसकी हरकत बता रहा है कि कौन सी चीज़ किस तरह, अगर कारें, बसें, साइकिलें, मोटरसाइकिलें हरकत कर रही हैं तो उनकी हरकत किस तरह की है. अगर हवा में हवाई जहाज़ प्रवास कर रहा है तो वो किस तरह से प्रवास कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कौन सी फोर्स लग रही है, इसको स्टडी नहीं करना. हम जस्ट उसकी हरकत के बारे में स्टडी करेंगे कि वो किस तरह की हरकत कर रहा है. जबकि डायनेमिक्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम देखेंगे कि अगर हरकत हो रही है तो उस पर कौन सी फ़ोर्स लग रही है और वो फोर्स लग कर उसमें हरकत को किस तरह से तब्दील कर रही है. सो दीज आर दी मेन डेफिनेशंस. यहाँ से बस आपको ये 3 डेफिनेशंस याद रखनी है, मैकेनिक्स की, काइनेमेटिक्स की एंड डायनेमिक्स की, और देन इसकी एग्जांपल्स भी आपने करनी है. नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हमारे पास, जो कि है स्केलर और वेक्टर. स्केलर और वेक्टर, इसको स्टडी करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए जिसको हम उर्दू में बोलते हैं मिकदार, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट इंग्लिश देन वी कॉल इट मैग्नीट्यूड. व्हाट इज मैग्नीट्यूड या मिकदार. एक अदद ले लें और उसके साथ उसका यूनिट, कोई भी अदद और उसका यूनिट मिलकर एक मिकदार या मैग्नीट्यूड बनाते हैं, यानी कि नंबर n प्लस उसका यूनिट. लाइक अगर हम कहते हैं 5 kg, सो इट्स अ नंबर एंड इट्स अ यूनिट, तो इसको हम क्या कहेंगे, मिकदार या मैग्नीट्यूड. इसी तरह से अगर हम किसी लेंथ की बात कर रहे हैं या कोई फासले की बात कर लें तो हम कह रहे हैं 10 किलोमीटर, सो 10 इज़ द नंबर एंड किलोमीटर इज़ इट्स यूनिट. सो जब हम पढ़ेंगे बेटे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में, तो यहाँ पर हमें इसका डिफ्रेंशिएट आपको याद रखना पड़ेगा. जब भी बेटे हम स्केलर क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं तो हम उन क्वांटिटीज़ में जस्ट मिकदार के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब हम वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम
मिकदार के साथ साथ उसके यूनिट की भी बात करते हैं। अब ये क्या चक्कर हुआ, देखिए बेटे, अगर आप कुछ चीज़ लेने जा रहे हो, कोई भी सॉलिड चीज़, जैसे कि आप कोई चीनी वगैरह लेने जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं जी 5 किलोग्राम, ये आप शुगर दे दो हमें। लेकिन अगर हमने कोई डिस्प्लेसमेंट तय करना हो, डिस्प्लेसमेंट और फासला, उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, हम नेक्स्ट इसके बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन आपके आसानी के लिए मैं फासले का जिक्र कर लेती हूँ, अदरवाइज़ फासला एक स्केलर मिकदार है, वो कैसे होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको कर रही हूँ। आपको कहा जाता है कि जी आपने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, ये बता दिया गया। अब जी डिस्टेंस हमने कहाँ को कवर करना है, ये भी तो जानना ज़रूरी है। अब हमें ये भी तो बताएं कि हमने 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाना है, या वेस्ट की तरफ जाना है, या नॉर्थ की तरफ जाना है, या साउथ की तरफ। जब तक आपको डायरेक्शन ना बताई जाए तो आप 5 किलोमीटर डिस्टेंस तो नहीं ना तय कर सकते। इसी तरह जब हम किसी को एड्रेस समझाते हैं कि जी आप अपने घर से अपने स्कूल का फ़ासला बताते हैं कि आपका घर से आपका स्कूल का फ़ासला 2 किलोमीटर है। अब 2 किलोमीटर किस तरफ, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, किस साइड पे। तो जब आपने किसी भी चीज़ के साथ कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी मिकदार जो उसकी डायरेक्शन के बगैर, सॉरी इट्स अ मिस्टेक, जो डायरेक्शन के बगैर ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं हो सकती, दैट इज़ कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है वो एक स्केलर क्वांटिटीज़ है, लेकिन जहाँ आपको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है वो आपके पास क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़। अब हम इसको एक दफ़ा बुक से देख लेते हैं। बुक में अगर आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो सिंपली हमें स्केलर की डेफिनेशन करनी होगी और उसकी एग्जांपल, देन हमें वेक्टर की डेफिनेशन करनी है एंड उसकी एग्जांपल। हियर इज़ अददी स्केलर एक ऐसी तबई मिकदार है जो सिर्फ उसकी अददी मिकदार के ज़रिए मुकम्मल तौर पर बयान की जा सकती है, अददी मिकदार के ज़रिए मुकम्मल तौर पर बयान की जा सकती है। इसकी आपने नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है बेटे एग्जांपल की। काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, जैसे ये चीनी वाली जो मैंने आपको समझाई है, ये वाली आपकी आम लैंग्वेज के लिए ठीक है, आम समझने के लिए ठीक है। और अगर हम साइंसी ज़बान में बात करें, फिज़िक्स में, तो उसके लिए फासला, लंबाई, वक्त, स्पीड, एनर्जी और टेम्परेचर, इसको हम मज़ीद स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। ओके, और इनको जमा करने का भी सिंपल रसूल है जो हम मैथ में करते हैं, जैसे 5 + 3 8 मीटर आ गया। ओके, अब हमारे पास आ गया जी वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम वेक्टर के बारे में बयान करें, ये है तो ये भी तबई मिकदार है, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए आपको अददी मिकदार के साथ साथ उसकी डायरेक्शन यानी सिमत का मालूम होना भी ज़रूरी होता है। सो ये आपकी होगी डेफिनेशन, और यहाँ से आपने इसकी एग्जाम्पल कर लेनी है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वजन और फोर्स। अभी आपको इसमें से मोस्टली चीज़ों का नहीं पता होगा, लेकिन कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट स्टडी करने जा रहे हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो इधर से इस पेज से आपने जस्ट स्केलर की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, वेक्टर की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल कर लेंगे, तो ये आपका यहाँ से पेपर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है वेक्टर को जाहिर करने का तरीका। दैट हाउ विल यू एक्सप्लेन वेक्टर, हाउ विल यू शो वेक्टर। सो वेक्टर को जाहिर करने का तरीका बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें कि हम एक अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो उसको एक्सप्लेन करने का एक और तरीका होगा, जिसको जो मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जिसके ज़रिए आपने उसको पेपर में एक्सप्लेन करना है। ओके, सो यहाँ पर हम नंबर 1 पॉइंट देंगे जिसमें हम लिखेंगे वेक्टर का जली हरूफ में इजहार। जली को अगर हम इंग्लिश में कहें तो बोल्ड लेटर, फर्स्ट पॉइंट आपका ये होगा। नेक्स्ट, तीर या बार का निशान लगाकर। इसी तरह आपको पेपर में भी सॉल्व करने में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसके ऐसे ही पॉइंट बना के लिखेंगे, एरो और बार। इंग्लिश मीडियम में ये बेटे आपके पास बुक्स में लिखा होगा, अगर कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। नंबर 3 में हम आ जाते हैं टेढ़ा लिखना, या फिर जिसको हम बोलते हैं इटैलिक लेटर्स। एंड नंबर 4 पे आ जाता है हमारे पास ग्राफिकली इजहार।
ये बेटे आपके पास 4 पॉइंट्स होंगे जिनको आपने नेक्स्ट हेडिंग देकर फर्स्ट की हेडिंग दी और उसको एक्सप्लेन किया, सेकंड की हेडिंग दी देन उसको एक्सप्लेन किया। वैसे आपने पेपर में जैसे फर्स्ट हेडिंग दी इसके नीचे ही आपको एक्सप्लेन करना है, सेकंड की हेडिंग दी उसके नीचे एक्सप्लेन करें, थर्ड की हेडिंग दी उसके नीचे एक्सप्लेन करें। पहले बात कर लेते हैं जी वेक्टर्स को जली हरूफ में लिखना। जैसे फर्स्ट करें आपसे कहा जाता है जी फोर्स एक वेक्टर है, तो आपने फोर्स को क्या करना है, जैसे हमारे पास बुक्स में लिखा होता है, आमतौर पर हम ये तरीका जो सा है ये बुक्स में लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम पेपर पे लिखने जाएं तो ये तो इस तरह बड़ा टाइम लग जाए हमें इस तरीके से बोल्ड करने में। तो ये वाला जो तरीका है जली हरूफ में या मोटा करके लिखना, ये हमारे पास बुक्स में यूज़ होता है। हम पेपर वर्क जब करते हैं या जब रिटर्न वर्क हम लोग करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, तो हम इसको ऐसे नहीं याद करते। खैर इसमें हमने क्या करते हैं कि जो आपके पास होता है, हमने वेक्टर वगैरह को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको मोटा करके लिखते हैं। सो ये हमारे पास एक इजहार हो गया। नंबर 2 जो हम पेपर पे ड्रॉ करते हुए लिखते हैं, जैसे यही है तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, एक छोटा सा एरो का निशान, तीर का निशान लगा देते हैं। सेम इसी तरह हम इसके ऊपर एक बार का निशान भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। आप तीर का निशान लगा दें तब भी अंडरस्टूड है कि ये एक वेक्टर है, और अगर आप एक ये बार का निशान लगा लें तब भी अंडरस्टूड है ये वेक्टर है। अच्छा इस तरह नहीं, आपने इसके ऊपर लिखना भी है कि जली हरूफ में ज़ाहिर करने के लिए वेक्टर्स को मोटा करके मोटे हरूफ में लिखा जाता है। और यहाँ पर आप लिखेंगे वेक्टर को ज़ाहिर करने के लिए सिंपल वर्ड लिखकर उसके ऊपर एक छोटा सा तीर का निशान या बार का निशान लगाया जाता है। जब आप पेपर में इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इटैलिक लेटर। यही चीज़ अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो इसके क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके लिखा जाता है। अब जब आपने इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखना है तो ना तो आप इसके ऊपर एरो का निशान लगाएंगे और ना ही बार, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, आप टेढ़ा करके लिख दोगे तो मतलब ये क्या है कि जी ये एक वेक्टर है। मोस्टली इसको भी हम रिकमेंड नहीं करते, इस तरह से नहीं लिखा जाता। हमारे लिए जो सूटेबल है वो पॉइंट नंबर 2 है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्राफिकली इजहार। ग्राफिकली हम क्या करते हैं, वेक्टर को जाहिर करने के लिए हम एक नुमाइंदा लाइन और उसके एक सिरे पर तीर का निशान एरो बनाते हैं। अब ये जो इसकी नुमाइंदा लाइन होती है ये हमें उसकी लेंथ के बारे में बताते हैं। जैसे अगर हम लिख लें 2 मीटर, तो 3 मीटर जितनी भी ये 2 या 3 की लेंथ है वो हमें इससे पता चलेगी। और ये जो एरो है ये हमें उसकी डायरेक्शन बताएगा कि आप का ये जो एरो है ये किस डायरेक्शन में है, ये जो वेक्टर है ये किस डायरेक्शन में, इज इट इन ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, ये सारा का सारा हमें उसे डायरेक्शन बताएगा। सो बुक्स की तरफ अगर आप आ जाएं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, जबकि तीर की सिमत वेक्टर की सिमत बताती है, सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन ये जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपको इस तरह से नहीं करना, जैसे मैंने आपको बताया है आप उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इसका जो सेकंड पैराग्राफ है बेटे, इसको स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखेंगे। जी क्वेश्चन आप इधर लिखेंगे जी वेक्टर की सिमत को कैसे जाहिर किया जाता है। इसका एक सिंपल नेक्स्ट वे है जिसको हम करेंगे, इसको इसके साथ आपने मिक्स नहीं करना। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है वेक्टर को जाहिर करने के तरीके तो जो मैंने आपको बताया वो कर ले। अगर क्वेश्चन आ जाता है जी वेक्टर की सिमत को कैसे जाहिर किया जाता है तो वो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके ठीक है, यहाँ पर बेटे आप क्वेश्चन लिखेंगे वेक्टर की सिमत को कैसे जाहिर किया जाता है। अब वेक्टर की सिमत को जाहिर करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, हमें ये 2 अमूदी लाइनें खींचेंगे। अमूदी लाइनें क्या, जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये वाला जो है इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस। और ये जो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं इसको हम ओरिजिन ओ का नेम दे देते हैं। ओके किसी वेक्टर को जाहिर करने के लिए आपस में अमूदी 2 लाइनों की ज़रूरत होती है। एक लाइन हम मशरिक मगरिब, इट इज़ ईस्ट वेस्ट, एंड दिस वन वाई एक्सिस में नॉर्थ एंड साउथ। एक लाइन हम मशरिक मगरिब की सिमतों के लिए, जबकि दूसरी लाइन हम शमाल और जनूब की सिमतों के जाहिर करने के लिए करते हैं। वेक्टर की सिमत इन 2 लाइनों के हवाले से बताई जाती हैं। ज़्यादातर हम कोई से 2 भी लाइनें इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक दूर पर, खैर इसको छोड़ें। अब यहाँ पे समझें एक्स एक्स एंड डैश। बेटे जो आपके राइट साइड पे होता है इसको हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और इसको हम शो करते हैं एक्स से, जबकि जो लेफ्ट साइड पे होता है वेस्ट साइड पे होता है इसको हम, ये सारी क्वांटिटीज़ नेगेटिव में आती है, इसको हम नेक्स्ट नेगेटिव। इसी तरह वाई एक्सिस में जो ऊपर वाली साइड होती है नॉर्थ साउथ, इसको नॉर्थ साइड इसको हम पॉजिटिव में लेते हैं, जबकि जो नीचे वाली साइड होती है ये
नेगेटिव में। सो यहाँ पर जैसे आपकी बुक में भी लिखा हुआ है एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। और जहाँ पर ये दोनों एक्सिस मैंने आपको पहले बता दिया, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम ओरिजिन कहते हैं। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट आपने जब भी वेक्टर शो करना है, जो आपका ओरिजिन पॉइंट है वेक्टर को जाहिर करने के लिए इसकी लाइन नुक्ता गा से मतलूबा सिमत, मतलब वो ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान है तो वो यहाँ पर खींचेंगे, अगर वो ईस्ट और साउथ के दरमियान है तो वो यहाँ पर ड्रॉ होगी। अमूमन सिमत के, अब जाहिर बात है आप उसको यहाँ पे ड्रॉ करो या यहाँ पे ड्रॉ करो, तो वो एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ क्या करेगी, एक एंगल बनाएगी। ये जो एंगल है, दिस वन इज़ द एंगल, इसको हम बोलते हैं थीटा। इट कैन बी, अब यहाँ पे तो 90 का एंगल है ना, तो ये 90 से कम हो सकता है, ये 60 हो सकता है, ये 30 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में वो है। 30 पे भी हो सकता है, 45 पे भी हो सकता है, 90 से नीचे नीचे। ये ज़ाविया एक्स एक्सिस की दाईं तरफ घड़ी की मुखालिफ। अब आपकी जो घड़ी की रोटेशन होती है ना, क्लॉकवाइज रोटेशन, वो ये वाली होती है। जब हमने एंगल ड्रॉ करना है तो इसकी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आप इसको यहाँ से और यहाँ पर एक एरो ड्रॉ, ये इसकी डायरेक्शन होती है थीटा के, एंटी क्लॉकवाइज में पाया जाता है। सो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जिस तरह से आपको गाइड किया गया है, इस क्वेश्चन को आप इसी तरीके से करेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हासिल वेक्टर, जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर भी कहते हैं। ये कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल हैं जिनको हम लास्ट पे करेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर, व्हाट इज़ रिजल्टेंट वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर वही है जैसे हम दो क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं और उसका हमारे पास एक रिज़ल्ट आता है। जैसे फ़र्ज़ करें आपके पास जी दो नंबर हैं 7 + 8, स्केलर क्वांटिटीज़ में आपसे कहा जाता है जी इनको ऐड करो। आप सिंपल क्या करोगे, 7 में 8 प्लस करोगे और उसका आंसर ले आओगे 15। ओके, अब हम बात करेंगे वेक्टर्स की। अब वेक्टर्स में क्या है जी, हमारे पास एक वेक्टर ये है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट 3 मीटर, और एक आपके पास वेक्टर ये है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ 3 मीटर। आपसे कहा जाता है इट्स नेम इज़ वेक्टर ए एंड दिस वन इज़ वेक्टर बी। आपसे कहा जाता है इन दो वेक्टर्स को ऐड करो। आप कहते हो जी 3 + 3 6, ले जी हमने इसको ऐड कर दिया। नो, इट्स अ रॉन्ग वे। वेक्टर को ऐड करने का तरीका ये नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएं। फिर जी जो आपके वेक्टर्स हैं आप उनको ड्रॉ करोगे। वेक्टर्स की नुमाइंदा लाइन है ये एक्स एक्सिस में 3 मीटर। यहाँ पे बेटे जब आप प्रैक्टिकल करोगे या जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो यहाँ पर हमने ये सारा चूज़ किया होता है, एक्सिस को चूज़ किया होता है, स्केल बनाए होते हैं, नंबर लिखे होते हैं, तो जहाँ पर आपका 3 मीटर आएगा आपने इसको वहाँ तक ड्रॉ करना है। सेम आपके पास जो वाई एक्सिस में है आपने उसको भी ड्रॉ करना है। अब इसको ड्रॉ करने का तरीका है जिसमें हम हासिल वेक्टर, हासिल अभी फ़िलहाल हम सिंपल मैं आपको रिजल्टेंट वेक्टर बताती हूँ। जो इनको ऐड करने का तरीका है वो हम कल के लेक्चर में करेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, दो वेक्टर्स को जमा करने से जो वेक्टर हासिल होगा उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। द वेक्टर विच वी अचीव और विच वी अचीव बाय एडिंग 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स। ज़रूरी नहीं कि 2 वेक्टर हो, 2 वेक्टर से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हासिल वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर। दो हम इनका वर्ड काट देंगे आप, 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को जमा करके एक वेक्टर हासिल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर या हासिल वेक्टर की अददी कीमत और सीमत दोनों मालूम करना, जैसे मैंने आपको बताया ना, जिसकी भी अददी कीमत भी, और ये अगर खाली हम अददी कीमत मालूम कर लेंगे तो इसका रॉन्ग वे। वेक्टर है ना, आप इसको ऐसे नहीं ऐड कर सकते, आपको अददी कीमत भी चाहिए और आपको डायरेक्शन भी चाहिए, आपको ये दोनों मालूम करनी होगी। इसलिए ये स्केलर की जमा से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वेक्टर्स को जमा करने के तरीके कुछ अच्छा, ये खैर हम कल के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। होप सो आपका आज का लेक्चर अच्छा रहा होगा। काइंडली प्रिपेयर इट एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट इट यू कैन कमेंट। थैंक यू।